आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के क्षेत्र में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर है तीसरा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बन गया है और 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 3,37,000 करोड़ से अधिक हो चुका है पिछले एक दशक में। और भारत ने इस क्षेत्र में लगभग 8 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। इस चीज को भी याद रखिएगा। मोबाइल फोन भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की सबसे बड़ी उत्पाद श्रेणी बन गई है। हाँ, तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है यूएई और चीन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख निर्यातक बाजार है। मतलब अमेरिका, यूएई और चीन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक के प्रमुख निर्यातक है। हम यहाँ पर इन चीज़ों को निर्यात करते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर राज्य की बात करें तो भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है। ठीक है, और यह सरकार की उत्पादन लिंक परियोजना PLI योजना के विनिर्माण को बढ़ावा देता है। इस कारण से हमारा निर्यात क्षेत्र है बड़ा है। एक अच्छी खुशखबरी है भारत के लिए। चलिए अगला, यूनेस्को द्वारा रवांडा नरसंहार पर चिंतन विषय दिवस पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 4 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 6 अप्रैल, डी 7 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को यूनेस्को रवांडा में 1994 में तुलसी लोगों के खिलाफ हुए नरसंहार पर चिंतन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस की, तो अप्रैल माह में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को रचनात्मकता और नवाचार का विश्व दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2026 को 94 वर्ष की आयु में निधन होने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन बनी? ए शीला दीक्षित, बी मोहसिना किदवी, सी मार्गरेट अल्वा, डी नजमा हेपतुल्ला। इसका सही आंसर है मोहसिना किदवी। चित्र में आप देख सकते हैं, मोहसिना किदवी का 8 अप्रैल 2026 को 94 की एयर में इनका निधन हो गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। अब बात आई है निधन की, तो कुछ महत्वपूर्ण निधन उन व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में अजित पवार जी का निधन हो चुका है, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जनवरी 2026 में विमान घटना के कारण। हाल ही में विजयपत सिंघानिया जी का निधन हो गया है, जो कि रायमंड समूह के पूर्व चेयरमैन और एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। हाल ही में राहुल अरुणोदय बैनर्जी का निधन हो गया है, जो कि प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे और मार्च 2026 में शूटिंग के दौरान डूबने से मृत्यु हो गई। राहुल अरुणोदय बैनर्जी। याद रखिएगा, जब हम
किसी का निधन होता है तो अगर वो प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा तो उसका नाम वह किस क्षेत्र से संबंधित थे और उनकी उपलब्धियां, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में उनका नाम और उनकी उपलब्धियां जरूर पूछता है। अगला है E.A. राजेंद्रन का निधन हो गया, जो कि मलयालम सिनेमा और रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता थे। हाल ही में तमाल राय चौधरी जी का निधन हो गया, वो भी बंगाली और हिंदी के अभिनेता थे। और प्रवीणा देशपांडे जी का भी निधन हो गया, जो कि फिल्म एवं टीवी अभिनेत्री थी और फरवरी 2026 में कैंसर से निधन हो गया। H.K. दुआ जी का भी निधन हो गया, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे और राज्यसभा सदस्य थे। साथ ही साथ K.P. उन्नी कृष्णन, याद रखिएगा, K.P. उन्नी कृष्णन जी का भी निधन हो गया और वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, कुशल दास जी का भी निधन हो गया, जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व महासचिव थे। इनका भी 2026 में निधन हुआ है। तो कुछ ये उन व्यक्तियों के नाम जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्थित सिरपुर मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब रद्द किया गया? A. 1 अप्रैल 2026, B. 5 अप्रैल 2026, C. 6 अप्रैल 2026, D. 10 अप्रैल 2026। इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 2026। हाल ही में आरबीआई ने सिरपुर मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस 6 अप्रैल 2026 को रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने का मुख्य कारण था कि बैंक के पास में भी पर्याप्त पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है और अभी ग्राहक कमाई भी नहीं हो रही है, इसलिए बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने और इसका नाम है सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। और ये किस नियम के अंतर्गत किया है? तो बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के नियमों का पालन करते हुए आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि आरबीआई भी नियमों के अनुसार बंधा हुआ है। कुछ नियम बने हुए हैं बैंकिंग से संबंधित, अगर उन अधिनियमों का पालन नहीं करता है बैंक तो आरबीआई को पावर है कि उनका लाइसेंस रद्द कर दे। हाँ, और इसमें प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख तक का जमा बीमा राशि प्राप्त होगी, याद रखिएगा। जमा बीमा भुगतान डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। हाँ, और लगभग 99.7% जमाकर्ता अपनी पूरी राशि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है डिजिटल इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्टकट में DICGC कहते हैं। यह कब बना? तो 15 जुलाई 1978 को बनाया, इसकी स्थापना हुई थी। और ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो अधिनियम 1961 के अधिनियम की गई थी। अब बात आई है यहाँ आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और कौन से हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, कई बार पूछा गया है। और इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। चलिए, आप फटाफट लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गैर संचारी रोगों की निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने कैंसर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित रोग घोषित किया है? A. कर्नाटक, B. तेलंगाना, C. तमिलनाडु, D. महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को राज्य में अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। अब अधिसूचित रोग घोषित करने से होगा क्या? तो सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा लैब के लिए कैंसर मामलों की रिपोर्टिंग कानूनी रूप से अनिवार्य कर दी है। और हैदराबाद स्थित मेहदी नवाज जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी को नोडल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। सर्वोच्च संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद में बनाई गई है। तेलंगाना की जो इन रिपोर्ट को हैदराबाद स्थित मेहदी नवाज जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में भेजा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो कैंसर के मामलों की निगरानी करना और केंद्रीकृत कैंसर रजिस्टर बनाना। हाँ, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 1982 में की गई थी, याद रखिएगा। और भारत में ऐसी अधिसूचनाओं को कानूनी आधार अक्सर महामारी रोग अधिनियम 1897 से जुड़ा हुआ है।
क्या है, कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके रोकथाम के लिए तेलंगाना सरकार ने उसे अधूषित रोग घोषित कर दिया है। अब इसकी रिपोर्ट सरकार को देना जरूरी है, समस्त लैब और इंस्टीट्यूट को। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया है? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी IIT मद्रास। इसका सही आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अमेरिका स्थित वैश्विक तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा। और इसने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक अत्याधुनिक माइक्रोसॉफ्ट कौशल केंद्र की स्थापना की है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई। किसके साथ मिलकर के की गई? तो बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन के रेडमंड शहर में, और यह अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इंस्टीट्यूट की बात आई है तो कुछ इंस्टीट्यूट जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय 2026 में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST के साथ मिलकर स्पेस एवं डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज शुरू करने की पहल की है सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय ने। और हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लखनऊ भी चर्चा में रही है। क्यों? क्योंकि इसने AI, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान बढ़ाने हेतु 8 सेंटर्स को एक्सेलेंस स्थापित करने की योजना बनाई है। 8 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। हाल ही में पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा भी बहुत चर्चा में रही। इसका कारण है कि पारुल यूनिवर्सिटी 2026 में न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर भारत न्यूजीलैंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नामक पहल की शुरुआत की है। किसने? पारुल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? बड़ौदा में। अगला शास्त्रा यूनिवर्सिटी तंजावुर, ये क्यों चर्चा में रही? तो इसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और कैलिबर इंटरनेक्स के साथ सेमीकंडक्टर स्किल डेवलपमेंट हेतु एक औद्योगिक प्रशिक्षण साझेदारी की है। ठीक है, और किसके साथ की है? तो ये टाटा इलेक्ट्रिकल्स के साथ की है। चलिए, तो ये कुछ यूनिवर्सिटियाँ थी जो हाल ही में चर्चा में रही। इनका नाम और किस कारण चर्चा में रही है वो जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो हाल ही में चर्चा में रही है? ए अमर्त्य सेन, बी TM कृष्णा, सी शशि थरूर, डी रामचंद्र गुहा। इसका सही आंसर है TM कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स, यह पुस्तक जनवरी 2026 में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार और सांस्कृतिककार टिप्पणीकार भी TM कृष्णा इसके लेखक हैं। और पुस्तक का प्रकाशन वेस्टर्न लेड बुक द्वारा किया गया है। वेस्टर्न लेड बुक द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। और इसमें बताया क्या गया है, इस बुक में इतनी चर्चा में क्यों है? तो इसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे तिरंगा, राष्ट्रगान, अशोक चक्र इत्यादि के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अब बात आई है किताब की, तो लेटेस्ट कुछ किताबें देख लेते हैं, उनके लेखक देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से किताबें अक्सर पूछा जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल किसने लिखी है? तो TM कृष्णा ने लिखी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों के इतिहास के बारे में दिया गया है। एक पुस्तक आई थी वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर इन दिल्ली, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है पुस्तक पैराओल लेखिका नेहा सिन्हा ने लिखा है। नेहा सिन्हा ने इस किताब को लिखा है, जो दिल्ली की जैव विविधता पर आधारित है। आफ्टर नेशंस, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये है राणा दास गुप्ता। राणा दास गुप्ता ने आफ्टर नेशन लिखा है। और इसमें वैश्विक राजनीति और राज्य व्यवस्था के विषय का विश्लेषण है। एक किताब आई थी रेड अलर्ट, इसके लेखक कौन है? तो सुनील गुप्ता। समन्वय राउत राय द्वारा लिखी गई, ये 2 लोग मिलकर के लिखे हैं। इसमें तिहाड़ जेल में चर्चित मामलों और जेल ब्रेक घटनाओं पर आधारित है।
एक किताब चर्चा में आई थी, द गर्ल्स क्लब। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। द गर्ल्स क्लब, लेखिका कौन है? हरनीत कौर लिखी गई है और समकालीन विषय पर आधारित है यह किताब। ये कुछ महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कलप्पन में स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस संगठन द्वारा विकसित किया है? ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, सी, भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड BHAVINI, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO। चलिए इसका सही आंसर है भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड। यह कलप्पन में स्थित PFBR भारत का पहला स्वदेशी 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। मतलब इसने उत्पादन अब शुरू कर दिया है भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड ने, और इसका नाम दिया गया है भाविनी। इसका नाम क्या दिया गया है? भाविनी। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, डिजाइन और निर्माण भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट है। और ये क्या है, एक जो होते हैं ना, कहना चाहिए जो विखंडित पदार्थ होते हैं जो बहुत ज़्यादा विस्फोट करते हैं, उनसे विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और इसके लिए जो तत्व लिए गए हैं वो यूरेनियम और प्लेटिनियम मिश्रित ऑक्साइड, इसमें यूरेनियम पेट्रोलियम मिश्रित ऑक्साइड है, जिसमें नाभि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप साइंस अगर पढ़ते होंगे तो नाभि की ऊर्जा आपने सुना होगा, तो नाभि की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला पहला भारत का स्वदेशी रिएक्टर है। ठीक है, और याद रखिएगा यूरेनियम और प्लेटिनियम का मिश्रित ऑक्साइड जो है उसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन के लिए। आगे उत्पादन के रूप में यूरेनियम 238 का भी प्रयोग किया जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पादन में। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 अप्रैल 2026 को भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद के रूप में राज्यसभा सदस्य की शपथ किसने लिया है? ए, अरुंधति काटजू, बी, मेनका गुरुस्वामी, सी, इंदिरा जयसिंह, डी, करुणा नंदी। इसका सही आंसर है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है और भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी है। और पश्चिम बंगाल के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करती है, ये भी याद रखिएगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर कार्यरत है। हाँ, 2018 के नवजोत सिंह जोहर बनाम भारत संघ मामले में धारा 377 को निरस्त करने वाली कानूनी टीम का भी ये वकील उसका हिस्सा रही थी, वकील है। और IPC की धारा 377 वर्ष 1861 का औपचारिक कानून था, जिसे सहमति से संबंधों के मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था। अरुंधति काटजू के साथ टाइम्स पत्रिका की 1900 की 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में भी शामिल होने वाली महिला है मेनका गुरुस्वामी। और राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित एक स्थायी सदन है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिलबर्टसन संगमा किस खेल से संबंधित थे जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए, बैडमिंटन, बी, वॉलीबॉल, सी, क्रिकेट, डी, फुटबॉल। इसका सही आंसर है डी, स्ट्रेंड फुटबॉल। चित्र में आप देख सकते हैं, असम के दिग्गज फुटबॉलर गिलबर्ट संगमा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया और 3 अप्रैल 2026 को गुवाहाटी में इनका निधन हुआ। ये 1970 से 1980 के दशक के प्रमुख स्ट्राइकर रहे हैं फुटबॉल में। इन्हें गोल्डन बूट के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने 1975 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2022 में इन्हें असम सौरभ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब उन क्वेश्चनों की लिस्ट देख लेते हैं जो कि हाल ही में निधन हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में एच.के. दुआ का निधन हो गया। पत्रकार और वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य भी थे। फादर थॉमस बी कुन्नूकल, इनका जो निधन हो गया, जो कि पूर्व सीबीएसई अध्यक्ष थे और पद्मश्री से सम्मानित भी थे। बांद्रे बेटे का निधन हो गया, जो भारत के समाजशास्त्री हैं प्रसिद्ध, जिनका निधन हो गया। ह्यू गेटजर जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध यात्रा लेखक थे, ह्यू गेटजर। हाँ, सरला महेश्वरी जो कि दूरदर्शन की जाने मानी समाचार वाचिका थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। के.पी. उन्नीकरण जी का भी निधन हो गया, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता थे। कुशल दास, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व महासचिव और खेल प्रशासक थे कुशल दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निधन व्यक्तियों के नाम हैं जो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस व्यक्ति का ना निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। अगला, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए. मुंबई बंदरगाह, बी. पारादीप, सी. दीनदयाल बंदरगाह, डी. चेन्नई बंदरगाह। इसका सही आंसर है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है, याद रखिएगा, गुजरात का कच्छ जो वाला स्थान है वहां पर। इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह था, अब इसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और अब 2026 में इसने सर्वाधिक माल ढुलाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ से सर्वाधिक माल ढुलाई हुई है पूरे भारत के बंदरगाहों में। हाँ, इसने 2025-26 में 50.04 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का रिकॉर्ड बनाया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण 160.11 मीट्रिक टन माल ढुलाई के साथ शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा। कितना माल ढुलाई की इन्होंने? तो 160.11 मीट्रिक टन। जबकि पारादीप जो बंदरगाह है 156.45 मीट्रिक टन माल ढुलाई के साथ दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही रूपा बायर किस खेल से संबंधित है? ए. बैडमिंटन, बी. कुश्ती, सी. ताइक्वांडो, डी. क्रिकेट। इसका सही आंसर है ताइक्वांडो। रूपा बायर ने अप्रैल 2026 में वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। याद रखिएगा, रूपा बायर एशिया में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलेटिक्स है। चित्र में देख सकते हैं। हाँ, रूपा किस राज्य से संबंधित है? तो रूपा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और मार्शल आर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अंधत्व निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है? ए. 15 से 21 मार्च, बी. 1 से 7 अप्रैल, सी. 10 से 16 मई, डी. 5 से 11 जून। इसका सही आंसर है 1 से 7 अप्रैल। भारत सरकार द्वारा अंधत्व निवारण सप्ताह हर वर्ष 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि उपदेश बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है रोकथाम योग्य अंधत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इसमें प्रमुख कार्य किया जा रहा है, मोतियाबिंद का इलाज किया जा रहा है निःशुल्क गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, ग्लूकोमा को साइलेंट विजन किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण देर से दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किस संस्था द्वारा हाल ही में किया गया है? ए. भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, सी. नीति आयोग, डी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही उत्तर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ICAR ने खाद्य सुरक्षा और कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष बल का आयोजन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा गांव मेरा गौरव अभियान को 100 महत्वाकांक्षी जिलों में तेज गति से पहुंचाना। और इस अभियान के अंतर्गत होगा क्या? तो आधुनिक कृषि पद्धतियों का संपूर्ण पैकेज चलाया जाएगा, प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा किसानों को। चलिए अब बात आई है ICAR की। तो ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई है।
हाँ, बात आई है आईसीआर की, तो आईसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस चीज का याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए तेजवीर सिंह, बी निवेदिता शुक्ला सिंह वर्मा, सी राजीव कुमार, डी अमिताभ कांत। इसका सही उत्तर है तेजवीर सिंह। चित्र में आप देख सकते हैं तेजवीर सिंह को, इनका चेहरा देख करके याद रखिएगा कि इन्हें हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग का सचिव बनाया गया है और ये आईएएस अधिकारी हैं। पंजाब कैडर से इनका संबंध है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग की गठन 1991 में की गई थी, इस चीज को याद रखना है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, इस पद पर रहने से। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि एक है निवेदिता शुक्ला वर्मा जो कि आईएएस हैं और इन्हें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला गया है। श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा मैडम, जिन्होंने सचिव होंगी कौन से विभाग की? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सचिव होंगी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन उभर रहे हैं कि ये तो रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के सचिव कौन बने? तो तेजवीर सिंह। और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग अर्थात DARGP के नई सचिव कौन बनी? तो श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। आयुष मंत्रालय द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 75 दिनों की उल्टी गिनती शुरू करने हेतु योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऋषिकेश, बी लोनार, सी मैसूर, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है लोनार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। योग महोत्सव 2026 का आयोजन 7 अप्रैल 2026 को आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और यह कार्यक्रम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 75 दिनों की उल्टी गिनती शुरू करने का एक मिशन है। हाँ, लोनार कहाँ पर स्थित है? तो लोनार है बुलढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार है और यहाँ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उद्यान में यह घोषणा यानी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। चलिए, इस कार्यक्रम ने त्रिकोण आसन करने वाले सबसे बड़े समूह के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान बनाया है। लगभग 5000 प्रतिभागियों ने सामूहिक योग अभ्यास में हिस्सा लिया और इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था द्वारा इसका आयोजन किया गया था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का जो आयुष मंत्रालय की बात कर ले तो आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देना। साथ ही यहाँ एक संस्था आई है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था, तो यह आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक संगठन है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और 1998 में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच घोषित 2 सप्ताह के सीज फायर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परमाणु समझौता लागू करना, बी मध्य पूर्व में तनाव कम करना और होमरुज जलडमरू खोलना, एक सैन्य संगठन की स्थापना करना, सी और डी है संयुक्त सैन्य अभ्यास करना। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मध्य पूर्व में तनाव को कम करना और होमरुज जलडमरू मध्य को खोलना इसका मुख्य काम है। 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान ने 2 सप्ताह के अस्थायी सीज फायर पर सहमति जताई है और इस विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीज फायर का उद्देश्य है तनाव को, दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करना और तेल के आवागमन के लिए विशेष जो जलडमरू मध्य है, जिसे हम कहते हैं होमरुज जलडमरू मध्य, ये ईरान के कंट्रोल में होता है। इसने अभी बंद कर दिया था, यहाँ से तेल का आवागमन कम हो गया था, इसलिए बड़ा ही विवाद की स्थिति बनी है क्योंकि युद्ध को देखते हुए अब बात आगे बढ़ी है कि इस तनाव को कम किया जाए। हाँ, भारत के रक्षा बल 9 से 10 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में स्थित
रण संवाद त्रिसेवा संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। भारत का जो रक्षा बल है वह 9 से 10 अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में रण संवाद त्रिस्तरीय संगोष्ठी आयोजन किया जाएगा। अब ये रण संवाद त्रिस्तरीय संगोष्ठी क्या है, तो याद रखिएगा यह एक तीनों सेनाओं के बीच में संयुक्त रणनीति है। तीनों सेना इसमें शामिल होगी और एक रणनीति बनाएगी, किससे, युद्ध वगैरह से निपटने के लिए। हाँ, याद रखिएगा जो रण संवाद का विषय रखा गया है बहुक्षेत्रीय अभियान, इसका विषय रखा गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 की मौद्रिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने रेपो दर को कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? ए 5.0%, बी 5.25%, सी 5.50%, डी 6.0%। इसका सही आंसर है 5.25%। अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा है और इसकी घोषणा किसने की है? तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की। हाँ, आरबीआई ने कहा कि इंतजार करो और रखो नीति पर जोर दिया है। 2025-26 फाइनेंशियल के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.6% से घटकर 7.3% किया गया है और 2026-27 के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है वह 6.9% रहने का अनुमान है। हाँ, स्थायी जमा सुविधा अर्थात एचडीएफ दर जो है वह 5.0% रहने का अनुमान है। एमएएफ दर, बैंक दर 5.50% रहने का अनुमान है। वहीं डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि फरवरी 2026 में सीपीआई महंगाई दर 3.20% दर्ज की गई थी। हाँ, 2026 और 27 में सीपीआई महंगाई दर 4.6% रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। बात आइए रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। यह भारत का पहला केंद्रीय बैंक है, इस चीज को याद रखिएगा। और यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ड्राइवर रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यासन किस राज्य में किया गया? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 7 अप्रैल 2026 को इस परियोजना का शिलान्यासन किया। यह भारत की पहली ड्राइवर रहित पॉड टैक्सी परियोजना है जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे। महाराष्ट्र में शुरू हुई है सबसे पहली बार। और महाराष्ट्र किन किन स्थानों पर चलेगी? तो महाराष्ट्र के मुंबई में कुर्ला और बीकेसी के बीच विकसित की गई है। कुर्ला और बीकेसी के बीच चलेगी और इस मार्ग की पहले चरण में लंबाई है 3.36 किलोमीटर का ये रन होगा। और इस प्रारंभिक चरण में कुल 8 स्टेशन बनाए गए हैं और प्रत्येक पॉड में 6 यात्री बैठ सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, पॉड टैक्सी जो शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, तो इसकी जो गति होना चाहिए वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अब बात करें पॉड टैक्सी संचालन 2027 से पूर्णतः शुरू हो जाएगा। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ सिंह, महाराष्ट्र की राज्यपाल है रमेश बैस। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात आप देख सकते हैं, गुजरात के साथ यह अपनी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ यह अपनी सीमा बनाता है और छत्तीसगढ़ के साथ यह अपनी सीमा बनाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना के साथ अपनी सीमा बनाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ कर्नाटक और गोवा में तो मैं बता ही रहा हूँ। चलिए याद रखिएगा, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा है। मैप में भी आप देख सकते हैं पड़ोसी राज्य अक्सर पूछा जाता है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।